हेलो एवरीवन। आज के ये चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स एक्ट 2000। ठीक है। वैसे तो देखने जाओगे तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एक पार्ट है ये उसके अंदर ही आएगा। लेकिन ये चैप्टर है ना बहुत छोटा है। लाइक अगर आप जैसे कॉपीराइट पढ़ते हो, ट्रेडमार्क पढ़ते हो, पेटेंट पढ़ते हो, वो बहुत है ना लेंदी लेंदी चैप्टर्स है। लेकिन ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का छोटा सा पार्ट है दैट इज नोन एज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीआई बोलते हैं। बराबर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है? देखो, आपने ट्रेडमार्क पढ़ लिया, मतलब ट्रेडमार्क आपको पता होगा कि कंपनी का कोई सिंबल है, लोगो है। ठीक है। या एक पेटेंट आपने देखा कि भाई कोई चीज किसी ने इन्वेंट की है तो वो पेटेंट एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करता है। वैसे ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर प्लेस से या तो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है या तो नेचुरली सिर्फ वो वहां पे ही ग्रो हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं ऐसा बोलूं कि ये एक स्पेशल प्रोडक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ वो पर्टिकुलर प्लेस पे या तो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है या तो नेचुरली ग्रो कर रहा है और वो कहीं नहीं हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रजिस्टर किया जा सकता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर। ठीक है। सो देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेशन टू गुड्स मींस एन इंडिकेशन व्हिच आइडेंटिफाइज सच गुड्स एज अ एग्रीकल्चरल गुड्स। जैसे मैंने बोला ना, या तो वो नेचुरली वहां पे ग्रो हो रहा है एग्रीकल्चरल वे से, या तो कोई नेचुरल गुड्स है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है ओरिजिनेटिंग और मैन्युफैक्चर्ड इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। या तो वो गुड्स है ना मैन्युफैक्चर हो रहा है लेकिन वो मैन्युफैक्चर वो वहां पे ही हो रहा है, वो चीज वहां से ओरिजिनेट हुई है। हो सकता है बाद में कुछ लोग कॉपी मारते होंगे उसको दूसरे दूसरे लोकेशन पे, बट ओरिजिनल वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो कोल्हापुरी चप्पल। तो कोल्हापुरी चप्पल का पर अपने डिजाइन देखते हो ना, तो अब वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है, ना वो ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरली ग्रो हो रहा है, बल्कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वो पर्टिकुलर प्लेस पे ही बनता है। अब डेफिनेटली हो सकता है कि कोल्हापुरी चप्पल की जो पैटर्न है वो दुनिया भर में कॉपी भी होता होगा। ठीक है। लेकिन ओरिजिनली वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो ज्योग्राफिकल सॉरी ओरिजिनली वो बिलोंग करता है कोल्हापुर से। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड वंस इट इज रजिस्टर्ड, इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एंड ओरिजिनेट जो जहां से हो रहा है वहां पे ही बनेगा, और कोई कोल्हापुरी चप्पल बोल के सेम डिजाइन या डिजाइन का मॉडिफिकेशन करके बेच नहीं सकता है मार्केट में। ठीक है। हाँ, अब बेचना चाहते हो कुछ और नाम बना के बेचो। ठीक है। बट कोल्हापुरी चप्पल बोल के नहीं बेचने का। Okay, where a given quality, reputation, or other characteristics of such goods is essentially attributable to its geographical origin, and in case where such goods are manufactured goods, one of the activities of either the production or of a processing preparation of the goods concerned takes place in the such territory, region, or locality as the case may be। कि या तो वो मैन्युफैक्चर्ड, या तो वो नेचुरली ग्रो कर रहा है, या तो वो एग्रीकल्चर वे से बन रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी, रीजन या लोकेलिटी में ही बन रहा है, ग्रो हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, तो ही उस चीज को आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर कर सकते हो। अगर कोई गुड्स ऐसा है जो दुनिया भर में बनता है, कहीं की वो कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो फिर उस चीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर रजिस्टर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो, ये दो चीजें हैं। जैसे कि दार्जिलिंग टी है, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, तो दार्जिलिंग टी करके उन्होंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर किया है। बराबर। अब कहीं चाहे कुछ और भी बनता होगा, बट वो लोग दार्जिलिंग टी बोल के नहीं बेच सकते, बिकॉज व्हेन आई से दार्जिलिंग टी, तो एक उसका एक पर्टिकुलर फीचर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पर्टिकुलर चीज अलग ही हो गई, जो एक नेचुरली आपको अब वो एक बोलते हैं ना दूसरे प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। जैसे दार्जिलिंग टी इज टोटली डिफरेंट थिंग, तो वो एक अलग ही प्रोडक्ट हो गया। वैसे ही आता है मधुबनी पेंटिंग। ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है। अब ऐसा पर्टिकुलर डिजाइन या जो पर्टिकुलर ये लोग जो तरीके से डिजाइन करते हैं ये और कहीं होता नहीं है, तो ये मधुबनी पेंटिंग करके फेमस है और ये यहाँ पे रजिस्टर है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर है। ठीक है। चलो,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेशन सोर्स। अभी देखो, आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो देखते हो ना मार्केट के अंदर, उसके अंदर है ना, उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ठीक है? इसका मतलब मुझे एक चीज़ समझ रहा है कि ये सोर्स है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ से बन के आया है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एन इंडिकेशन ऑफ द सोर्स कैन बी डिफाइंड एज़ एन इंडिकेशन रिफरिंग टू अ कंट्री और टू अ प्लेस इन दैट कंट्री as being the country or place of origin of the product. In contrast to a geographical indication, an indication of the source does not imply the presence of any special quality, reputation, or the characteristics of the product essentially attributable to its place of origin. Indication of the source only require that the product on which the indication of source is used originate in a certain geographical area. Examples of indication source are the mention on a product of the name of the country or indication such as a made in या प्रोडक्ट ऑफ ऐसा करके लिखा आता है। इससे ये चीज़ हमको समझ में आती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर प्लेस से बन के निकला है। लेकिन इंडिकेशन है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको उसका ओरिजिनैलिटी बताता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ से बन के निकला है। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, फीचर्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट आता है कि ये रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, ये गुड्स की कैटेगरी में होता है, सर्विसेज इसमें नहीं आती है। आप बोलोगे स्पा कोई कंट्री का बहुत फेमस है, कोई फेमस मतलब कोई जैसे मसाज कोई कंट्री का बहुत फेमस है, तो वो सब चीजें नहीं आएगी। सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ पे सिर्फ गुड्स की कैटेगरी को कवर किया गया है। सेकंड जो आता है कि कुछ कैटेगरीज ऐसे भी है, कुछ गुड्स ऐसे भी है, इवन इफ वो गुड्स की कैटेगरी में है, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन करके नहीं मिलेगा। ठीक है? देन तीसरा आता है इंटेंशन टू प्रोटेक्ट गुड्स। ऑब्वियस सी चीज है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में कोई रजिस्टर कर रहा है, सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? तो लॉजिक बिहाइंड दैट इज कि इसको रजिस्टर करने से उस पर्टिकुलर पर्सन को एक प्रोटेक्शन मिलता है। वो उस इंडिकेशन को यूज करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट करेगा, उसको बेचेगा, और ऑब्वियसली कोई उसका मिसयूज ना कर ले उसके नाम का, तो प्रोटेक्शन देना इज द मेन इंटेंशन। एंड प्रोविजंस ऑफ पेनल्टीज, अगर ये एक्ट क्या अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे कि ऐसे हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पे पेनल्टी प्रोविजंस भी है कि भाई किसी का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड है, आपने उसकी परमिशन के बिना अगर उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूज कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाएगा, और इसके कंसिक्वेंसेस के नाम पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन, दो में से कुछ भी आ सकता है। बराबर? तो ऑब्वियसली प्रोविजंस भी है पेनल्टी के। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो रजिस्टर तुम नहीं कर सकते। मतलब भले वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ, या कहीं एग्रीकल्चर चीज में वो आया, या वो नेचुरली ग्रो हुआ, कुछ भी हुआ, बट कुछ चीजें उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। जैसे विच कैन क्रिएट कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब पब्लिक को कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये तो यहाँ का भी है, ये तो यहाँ का भी है। अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, तो उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ, कोई ऐसी चीज जो लॉ के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली तुम उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे समझो ड्रग्स एक्ट है, उसके अंदर वो कोकीन, चरस वरस ये सब चीजें बैन है कि भाई ये चीज में तुम डील नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। करेक्ट? नेचुरली एग्रीकल्चर तरीके से भी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर वो चीज, समझो मैं मेरे गांव में चरस का मैंने फार्मिंग किया, और उसको मैं अभी रजिस्टर करने जा रहा हूँ कि भाई हमारी स्पेशलिटी है, तो ये एक लॉ के अंदर मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ, और ये चीज दूसरे लॉ के हिसाब से तो वायलेट हो जाएगी। ऑब्वियसली मेरा ये प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं होगा कभी। तीसरा, स्कैंडलस मैटर, कोई ऐसी चीज है जो वल्गैरिटी वाली कैटेगरी में जाती है, जैसे सेक्स टॉयज आ गया, तो भले ये कहीं से ओरिजिनेट भी हुआ होगा ना, बट इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। देन विच में अफेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज मैंने मैन्युफैक्चर की जो किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेगा, ऐसा कोई गुड्स है, तो फिर ऑब्वियसली उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। डिस्क्वालिफाइड है, मतलब लॉ में ही लिखा है कि ये सब चीज नहीं आएगी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर, तो वो खत्म हो गया उधर ही। एंड नॉट ओरिजिनली बिलोंग्स टू द क्लेम्ड प्लेस, अगर मैंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और उनको पता चला ना ये ओरिजिनली तुम्हारी जगह का नहीं है, ये ओरिजिनली किधर और का है, तो ऑब्वियसली वो मेरा प्रोहिबिट हो जाएगा, मुझे रजिस्टर ही नहीं करने देंगे।
बराबर, क्योंकि ओरिजिनली जो प्लेस मैं क्लेम कर रहा हूँ वो ओरिजिनल प्लेस है ही नहीं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई। अब जब आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो उसके इसके कुछ रूल्स है। जैसे देखो, सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन may be registered in the respect of all or any of the goods comprised in such class of the goods as may be classified by the registrar and in respect of a definite territory of the country or region or locality in that territory as the case may be। देखो क्या लिखा है, may be registered all the goods comprise such class of the goods, जो क्लासिफाइड है कि ये सारे गुड्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर हो सकते हैं, वो सारे गुड्स को आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर कर सकते हो। बराबर, जो पर्टिकुलर टेरिटरी है उसका नाम बताना पड़ेगा, रीजन है वो बताना पड़ेगा। देन रजिस्ट्रार में ऑल्सो क्लासिफाई द गुड्स अंडर इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। अभी जैसे समझो फूड प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, तो फूड प्रोडक्ट एक अलग क्लासिफिकेशन और एक अलग कैटेगरी में जाता है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो एक अलग कैटेगरी में चला जाता है। तो ऐसे अलग-अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन होगा। जब आप अप्लाई करते हो, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट और यू आर कंफ्यूज्ड कि ये कौन से क्लास में जाएगा, तो भाई उसके लिए तुमको रजिस्ट्रार हेल्प करेगा कि भाई तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन का कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस क्लास में जाता है। Then, any question arising as to which class within the which goods fall or definite area in the respect of which geographical indication is to be registered where the goods are not specified in the alphabetical index of the goods published shall be determined by the registrar। वही मैंने बोला कि जैसे समझो कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि रजिस्ट्रार ने तुम्हारा वो गुड्स देखा और बोला ये तो कोई क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है भाई, ऐसा क्या बना के लेके आया तू। तुम बोलोगे अभी बनाया तो बनाया। तो इस सिचुएशन के अंदर वो क्या करेगा पता है, वो अपने असम्पशन या अपनी जजमेंट के ऊपर एक क्लास डिसाइड करेगा कि ये क्लास से बहुत नियर बाय तुम्हारा प्रोडक्ट आता है, तो फिर एक काम करते हैं इस क्लास के अंडर रजिस्टर करते हैं, तो उस क्लास के अंडर तुम्हारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीड होगा। बराबर, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन देखो, जब आप एप्लीकेशन लिखोगे ना कि भाई मेरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन करो, तो आपको है ना टोटल कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और ये इंफॉर्मेशन आपको टोटल देनी पड़ेगी 6। पहला इंफॉर्मेशन आपको देना है प्लेस ऑफ ओरिजिन कि भाई ये कहाँ से बन के आया है। दूसरा आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द गुड्स कि कौन सी कैटेगरी में कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर मेरा गुड्स फॉल होता है। तीसरा मैप ऑफ द कंट्री, अगर इंडिया है तो इंडिया का मैप, उसमें भी वो पर्टिकुलर रीजन कहाँ आता है ये प्लेस, वो भी आपको मार्क करके बताना पड़ेगा। चौथा नेम ऑफ द जीआई टैग, क्या नाम चाहिए आपको, कोल्हापुरी चप्पल, ऐसा कुछ भी आपको यूनिक नाम चाहिए होगा ना, वो नाम बताओ। पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोड्यूसर, कौन है इसके प्रोड्यूसर, अभी कुछ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल होता है जैसे फार्मर का एसोसिएशन है उन लोग को करना है वो भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर है वो लोग भी कर सकते हैं। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार को लगता है ये इंफॉर्मेशन भी दो भाई, ये भी चाहिए हमको, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे वो मांगेगा और फिर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी और आगे प्रोसीड होगा। यहाँ पे बराबर समझा सबको आपको। एप्लीकेशन में ये 6 चीजें याद रखना, सिंपल 6 चीजें ये लोग मांगते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, मैप ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द जीआई टैग, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड। इतनी 6 इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे सेक्शन 16 के अंदर देखो क्या लिखा है। सो सेक्शन 16 बोलता है कि भाई ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन द रजिस्ट्रार shall issue each of the applicant and authorized users if registered with the geographical indication a certificate sealed with the seal of the geographical indication registry। कभी कभी एक सिंगल इंडिविजुअल होगा तो सिर्फ उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर जॉइंट एप्लीकेंट होते हैं तो सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, it may be noted that where the registration of the geographical indication is not completed within 12 months from the date of the application by the reason of the default on the part of the applicant, the registrar may, after giving a notice to the applicant in the prescribed manner, treat the application as abandoned unless it is completed within the time specified in that behalf in the notice। देखो मैंने एप्लीकेशन किया, तो जिस दिन मैंने एप्लीकेशन किया ना, अभी उसके बाद मेरा पूरा प्रोसेस है ना,
विद इन 12 मंथ्स एंड हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे इसमें आपको थोड़ी ना कुछ करना है, सामने वाला सब कुछ करेगा ना, रजिस्ट्रार सब कुछ करेगा। देखो रजिस्ट्रार सब कुछ करेगा, दैट इज ट्रू, बट थिंग इज दैट कि जब आप एप्लीकेशन डालते हो ना, आपको ये भी एक चीज ध्यान में देनी है कि जब जब वो आपको कुछ ना कुछ नोटिस भेजते रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट वापस चाहिए, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दो, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, तो तुमको वो नोटिस के अंदर लिखा होगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट 30 दिन के अंदर देके जाना, ये डॉक्यूमेंट 15 दिन के अंदर देके जाना, ये डॉक्यूमेंट 45 डेज के अंदर देके जाना, तो वो तुमको देना पड़ेगा। अगर समझो वो तुमने टाइम फॉलो नहीं किया, तो तुम्हारा एप्लीकेशन जो तुमने किया है ये अबेंडन होगा, मतलब इसके ऊपर बाद में कोई एक्शन, कोई प्रोसेस चालू नहीं होगा। और 12 महीने अगर समझो खत्म हो गए ना, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, हो सकता है तुमने सब चीजें टाइम टाइम पे दी और फिर भी तुम्हारे साइड से कोई समझो मिस्टेक हो गया, एरर हो गया जिसका तुमने प्रॉपर टाइम पर रिप्लाई नहीं किया और 12 महीना एंड हो गया, तो फिर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अबेंडेड हो सकता है। मे बी इन दिस सर्कमस्टांसेस आप सोचते रहोगे तो करने का क्या फिर? तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में यू कैन डू वन थिंग, शायद रजिस्ट्रार आपको ऐसा बोल दे कि ये तो अबेंडेंड है, एक काम करो, जीरो से स्टार्ट करो, तो तुमको फिर से री एप्लीकेशन करना पड़ेगा और वापस जहां से चालू किया था वो पूरी प्रोसेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको देना है एप्लीकेशन, फीस के साथ आपको एप्लीकेशन देना है। उसके बाद वो रजिस्ट्रार जो होगा वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, अगर वो सब कुछ इंफॉर्मेशन करेक्ट लिखा है तो। फिर वो एक न्यूज़पेपर में डिक्लेरेशन देता है कि भाई ये ग्रुप है या ये एक इंडिविजुअल है जो बोल रहा है कि उसने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड किया है या एग्रीकल्चर वे से बनाया है या नेचुरली बना है, ठीक है, एंड ही वांट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विद दिस पर्टिकुलर नेम। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे जब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है ना, उसमें ऑब्जेक्शन उठाने के लिए इनविटेशन देते हैं कि भाई किसी को भी कुछ ऑब्जेक्शन है तो बताओ। अब जब इनविटेशन दिया जाता है ना ऑब्जेक्शन उठाने के लिए, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी ये क्रिएट होगा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, जो एक्सट्रीम राइट में आपको दिख रहा है डायग्राम में। अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाने नहीं आया तो आपको रजिस्ट्रेशन करके मिल जाएगा, प्रोसेस एंड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, जीआई आपको मिल गया। लेकिन अगर समझो कोई ऑब्जेक्शन उठाने आया, ठीक है, कोई पर्सन आके बोलता है ये ओरिजिनल नहीं है, ये इधर ओरिजिनली ग्रो ही नहीं करता है, बराबर, ऐसा कुछ भी किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो जब भी कोई ऑब्जेक्शन उठाने आया ना और रजिस्ट्रार के पास पहुंच गया, तो रजिस्ट्रार को लगेगा अरे यार मैं तो रजिस्ट्रेशन कर रहा था, इधर तो कोई ऑब्जेक्शन उठाने आ गया, तो रुको, जो एप्लीकेंट है ना उसको पकड़ता हूँ फिर से। तो एप्लीकेंट को फिर से एक नोटिस भेजेगा कि भाई तूने जो एप्लीकेशन दी थी ना, तूने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन करने बोला ना, उसमें तो एक ऑब्जेक्शन उठ गया। एक पर्सन बोलता है कि ये तो ओरिजिनल है ही नहीं, ये तो इधर नेचुरली ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो तुमको नोटिस आएगा। अब नोटिस का तुमको क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट। तुम्हारे साइड से एविडेंस, स्टेटमेंट, जो कुछ भी है, अगेन यू विल सबमिट दैट। आफ्टर दैट वो जो भी तुमने सबमिट किया उसका रिव्यू किया जाता है, तो रजिस्ट्रार उस चीज का रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद वापस दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो वो तुम्हारे रिव्यू से सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब उसको लगा हाँ सही है, तो वो तुमको ग्रांट कर देगा। और अगर लगा कि नहीं, अभी भी कुछ बराबर नहीं है, सही नहीं है, तो फिर ये फर्दर सबमिशन होगा। और अब फिर धीरे धीरे अगर ये लिटिगेशन बढ़ते गया तो ये कोर्ट मैटर भी बनता है, बराबर, इन सम केसेस। तो ये पूरा डायग्राम है और ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट से लेके एंड प्रोसेस तक आपको जाना पड़ेगा, एंड देन ओनली आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो कितने टाइम के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर होता है? तो ड्यूरेशन होता है 10 इयर्स और हर 10-10 साल में आप उसको रिन्यू कर सकते हो। पेटेंट के जैसा ये वन टाइम नहीं होता है। अच्छा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन समझो कर दिया तो आपको उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? आज अगर मैं आपको बोलूँ ना ये चीज रजिस्ट्रेशन करो, आपको इसका बहुत बेनिफिट है, तो आप पहला क्वेश्चन पूछोगे बेनिफिट बताओ। बिकॉज अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, एप्लीकेशन भर रहा हूँ, फीस भर रहा हूँ, तो यार बेनिफिट तो कुछ होना चाहिए ना। तो बेनिफिट क्या है? एक्सक्लूसिव राइट टू ऑथोराइज यूजर। एक बार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया तो एक्सक्लूसिव राइट तुम्हारा है, कोई भी और पर्सन सेम चीज को यूज नहीं कर सकता है। सेकेंड, राइट टू डिमांड रेमेडी।
अगर समझो किसी ने आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपकी परमिशन के बिना यूज कर लिया, तो आप डेफिनेटली उससे रेमेडी क्लेम कर सकते हो। देन कैन डिमांड इंजंक्शन। अगर कोई पर्सन आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूज कर रहा है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो कि भाई इंजंक्शन दो। कोर्ट में जाके आप डिमांड कर सकते हो मुझे इंजंक्शन चाहिए बिकॉज दैट पर्सन इज यूजिंग माय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विच इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और उसने मेरे से कोई परमिशन या बोलते ना अप्रूवल नहीं लिया है टू यूज द सेम। देन आता है राइट टू मार्केट द प्रोडक्ट। अब देखो सिंपल सी चीज है यार, अगर मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर करूंगा तो एक यूनिक प्रोडक्ट बनेगा। दार्जिलिंग टी, चाय और दार्जिलिंग चाय दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। चाय आप जैसे ही बोलोगे ना तो आपको एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट भी साउंड करता है, बट व्हेन आई से ना दार्जिलिंग टी, इट लुक्स लाइक, इट साउंड्स लाइक कि अरे भाई कुछ ये तो स्पेशल है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो इस चीज को आप मार्केटिंग करोगे, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आप इसको और अच्छे से सेल करोगे विद दिस टैग दार्जिलिंग टी बोल बोल के उसको बेचोगे, तो ऑब्वियसली सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं बढ़ता है आपका। तो रजिस्ट्रेशन करने का ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्फ्रिंजमेंट भी होता है। अब इन्फ्रिंजमेंट देखो कैसे होता है, ये तीन में से ना एक चीज हो सकती है। मतलब समझो आई एम अ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑथर होल्डर हूं मैं, मैंने कोई जीआई टैग रजिस्टर कर दिया है और वो मेरे नाम पे ग्रांटेड है। अब आप लोग ये तीन में से कुछ भी एक चीज करोगे ना, तो उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलूंगा। या तो आपने क्या किया, अपने जीआई टैग को यूज किया विदाउट माय परमिशन, इन्फ्रिंजमेंट हो गया। परफॉर्म पासिंग ऑफ एक्टिविटी, आपने पासिंग ऑफ किया, ठीक है, हो गया इन्फ्रिंजमेंट। या तो तीसरा, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीआई टैग, मतलब जीआई टैग का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, मेरा टैग या कोई और का टैग आपने यूज करना स्टार्ट किया, इवन इफ आपको पता है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो मैंने कोई और जगह से बनाया है, बट फिर भी चलो ना ये टैक्स के साथ बेचता हूँ ना, पब्लिक पैसा मस्त फेंकती है इस पे, तो तुमने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया। तो बस ये तीन में से अगर आप कुछ भी एक चीज करते हो, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड जीआई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना इस पर्टिकुलर चैप्टर का है ये। Section 20 of the Act states that no person shall be entitled to institute any proceeding to prevent or to recover damages for the infringement of an unregistered geographical indication। देखो ट्रेडमार्क में तो ना फिर भी बेनिफिट होता था कि इवन इफ इट इज अनरजिस्टर्ड आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता था उधर। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना बहुत स्ट्रिक्ट मैनर से काम करता है, और यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि अगर आपने कोई भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भले आप यूज कर रहे हो, कोल्हापुरी चप्पल बना बना के बेच भी रहे हो, कोल्हापुरी चप्पल का आपने उसको माउथ पब्लिसिटी से उसको फेमस भी बना डाला, स्टिल आप अगर उसको रजिस्टर नहीं कर रहे हो, तो आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट का कोई भी सेक्शन का, कोई भी प्रोविजन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन्फ्रिंजमेंट मांगने आओगे नहीं मिलेगा, इंजंक्शन मांगने आओगे, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो आप इंजंक्शन मांगने आओगे नहीं मिलेगा, डैमेजेस क्लेम करोगे नहीं मिलेगा, आप कुछ भी मांग लो नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं राइट अगेंस्ट पासिंग ऑफ। अब देखो अगर कोई भी पर्सन पासिंग ऑफ कर रहा है, सो देखो जीआई एक्ट of India specifies that nothing in this act shall be deemed to affect the rights of the action against any person for the passing of the goods as the goods of the another person or the remedies in the respect thereof. It is in the simplest form the principle of the passing of states that no one is entitled to pass off his or her rights as those of another. अगर मैंने किसी का समझो मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो मैंने एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर किया, तुम मेरे से परमिशन लेके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूज करते हो, तो तुम ऑथोराइज यूजर बने, मतलब परमिशन, यस, तुमको अलाउड है उसको यूज करने का, डेफिनेटली है। इन दिस सिचुएशन अगर तुम मेरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन थर्ड पर्सन को देते हो विदाउट माय अप्रूवल, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ पासिंग ऑफ, और ये एक अनफेयर चीज मानी जाती है। ऑब्वियस सी चीज है ना, मेरी चीज बिना मुझसे पूछे तुम किसी और को दे रहे हो और उससे पैसा कमाने का ट्राई करोगे, फिर ये तो गलत हो गया, बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारे ऊपर भी एक्शन ले सकता हूँ, मैं उस थर्ड पर्सन के ऊपर भी एक्शन ले सकता हूँ, बराबर।
तो ऑब्वियस ही चीज है, मुझे मेरा राइट प्रोटेक्ट करने का अंडर दिस एक्ट पूरा हक है, और मैं मेरे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली एक्शन भी लूंगा। क्लियर? चलो, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पेनल्टी सेक्शन। देखो, अगर कोई भी पर्सन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूज करता है ना, तो आप रजिस्टर्ड ऑथर और यूज कर रहे हो या परमिशन से यूज कर रहे हो, ठीक है, बट इसमें कुछ पेनल्टीज के प्रोविजन है, कुछ अनलॉफुल चीजें होती है। तो जैसे कि अप्लाइंग फॉल्स जीआई, अगर किसी ने फॉल्स जीआई लगाया तो 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट आ सकता है, और फाइन 50,000 से लेके 2 लाख रुपीज तक का आ सकता है। पेनल्टी फॉर सेलिंग द गुड्स टू विच फॉल्स जीआई इज अप्लाइड, मतलब जीआई टैग फॉल्स है, आपको पता है, फिर भी आप उसको बेच रहे हो, तो पनिशमेंट उसमें भी सेम है जो फर्स्ट वाले में था। तीसरा, फॉल्स रिप्रेजेंटिंग अ जीआई एज अ रजिस्टर्ड, बराबर, मतलब फॉल्सली मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि जीआई टैग ये रजिस्टर्ड है, जबकि वो रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और फाइन, और बोथ। एंड इम्प्रॉपरली डिस्क्राइबिंग प्लेस, आपने प्लेस गलत बताया इंटेंशनली, या सही तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो उस सिचुएशन के अंदर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 2 इयर्स मैक्सिमम, और फाइन, और बोथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में लगती है। ओवरऑल समझा? देखो, चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा इतना है नहीं। और एक पार्ट देख लेते हैं, रेमेडीज एंड रिलीफ। अगर समझो जैसे आपके साथ किसी ने मतलब इन्फ्रिंजमेंट किया, मेरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी ने अगर यूज कर लिया विदाउट माय परमिशन, विदाउट माय अप्रूवल, तो मैं कोर्ट में जाके क्या मांग सकता हूँ? पहली चीज मांग सकता हूँ इंजंक्शन, कि इसको बोलो मेरा प्रोडक्ट, मेरा टैग यूज नहीं करे, और शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, कि भाई जो भी मेरे टैग को यूज कर करके प्रोडक्ट बेचा, उससे जो पैसा कमाया, उसमें या तो मुझे शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट चाहिए, या तो एक लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक कंपनसेशन भी आप डिमांड कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट, मतलब वो लास्ट स्लाइड था। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक बहुत छोटा चैप्टर है, और ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।